हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 लॉ एंड सोशल जस्टिस पढ़ेंगे। क्या आपको क्लास 7th का वो शर्ट वाला चैप्टर याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाज़ारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में उस शर्ट खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर शर्ट के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वो मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताने का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वो मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों का को उनका मेहनताना ना देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जाती है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो। टेबल 1 में अलग अलग पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें दिए गए कॉलम 1 और 2 में बताया गया कि ये कानून और किसके लिए ज़रूरी है। क्लास में चर्चा के आधार पर इस टेबल को भर सकते हैं आप। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, तो उसको लागू करना और भी ज़रूरी बन जाता है। जैसे कि सभी मज़दूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मज़दूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मज़दूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार सभी व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जैसे कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। यहाँ पर सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल के बच्चे
40 लाख से ज़्यादा बच्चे अलग-अलग व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में ये संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में और किशोरों जैसे 14 से 18 साल के या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https:/pencil.government.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ है। ये पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCALP के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मीक गैस निकलने लगी। ये बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह से जलने लग रही। फिर अगली सुबह क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग 3 दिन के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और एक सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार हुआ। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियां और कई समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस फिगर में देख रहे हैं कि लड़की इस बात का उदाहरण है। ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। मेंबर ऑफ यूसी एम्प्लॉयज यूनियन प्रोटेस्टिंग। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। गैस विक्टिम्स विद द गैस रिलीफ मिनिस्टर। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब ये संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। बैग्स ऑफ केमिकल्स लाई स्ट्रीन अराउंड द यूसी प्लांट। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। ये फिगर निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बारे में इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुविधा सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं विदेशी कंपनियों ने भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। यहाँ पर लोग बहुत ही सस्ते श्रम पर जैसे लेबर पा जाते हैं। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के मज़दूरों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। भारत में न केवल वो कम कीमत पर काम करवा सकती है बल्कि यहाँ के मज़दूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यह मज़दूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके से खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या में कम थी। 1980 से 1984 के बीच मीक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी है। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मीक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का मतलब वहाँ का जितने भी लोग थे उनकी शिफ्ट को कम कर दिया गया था, उनके प्लांट को कम कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में ये सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए यहाँ पर और भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। पश्चिम वर्जीनिया यानी कि अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब ये है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता है। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी सैलरी के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैया के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मीक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वो साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए।
सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान में जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए ये रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की सुरक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनकी ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों, वो केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और कई लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माने जाने लगा। इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। कॉन्क्लूजन। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं, जैसे कि वो मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए, तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का एक अंग माना है। इस चैप्टर में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले।
इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी खराब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि सबको जीवन का आधार मिल सके।